Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are back with the lecture number 3 from third chapter of our syllabus. And the name of the chapter is Motion in One Dimension. So today we are going to start with the topic of types of motion. टाइप्स ऑफ मोशन के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप मोशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों को डिफाइन करना है। सो मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज uniform motion and the other one is non uniform motion. So slowly we are going to study that what is uniform motion. Uniform motion क्या होता है पहले इसकी स्टडी करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे और फिर उस डेफिनेशन का मीनिंग देखेंगे कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन इज माय नेक्स्ट हेडिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इज माय फर्स्ट हेडिंग और इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। तो बड़ा डेफिनेशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. Okay, if an object covers equal distance in equal interval of time on a straight path, then the motion of the object is said to be uniform motion. Okay, so इस definition में दो points हैं। बेटा ये definition 9th क्लास में भी पढ़ी थी हमने। ओके, सेम डेफिनेशन, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन 9th क्लास में भी थी, बट उस वक्त आपने शायद सिर्फ इसको याद किया था, इसका मीनिंग नहीं समझा था। आज इसका मीनिंग समझेंगे कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में दो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यूनिफॉर्म मोशन की हेडिंग में देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है इसका, it is covering equal distances in equal time intervals या equal interval of times. Okay, second point बोला है on a straight path, on a straight path, ये second point बोला है। ठीक है, so if an object covers equal distance in equal interval of time on a straight path, then the motion of the object is said to be uniform motion. ठीक, इस कंडीशन में आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर इकट्ठा मिलाएंगे तो क्या चीज सामने आएगी आपके? What will you observe? देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, और स्ट्रेट पाथ का मतलब है कि उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। कैसे कह रहे हैं इन सब चीजों को? इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। Suppose we are having a straight path. Definition में straight path बोला है ना, so we are having a straight path. ये कोई straight road है, ओके, और इस रोड के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं मार्क कर देता हूं O, then next point is A, and then next point is B, then C, and the last one is D. And these points are equidistant points, they are at equal distances.
ओके, ये सब इक्वल डिस्टेंसेस पर है। सपोज अगर हम सब कुछ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो ओरिजिन पे डिस्टेंस कितना होगा? ओरिजिन पे डिस्टेंस होगा 0 मीटर्स। सपोज दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर, यहां हो जाएगा 10 मीटर्स, देन 15 मीटर्स एंड देन 20 मीटर्स। तो ये सारे गैप्स 5 मीटर्स के हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस है सारे। और अगर हम यहां से एक ऑब्जेक्ट या एक व्हीकल को, एक कार को देखते हैं कि वो कार यहां से मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, लेट देयर इज अ कार, ये कार यहां O पॉइंट से स्टार्ट करती है, ठीक है, और ये A पॉइंट पर, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस A पॉइंट पर पहुंचती है आफ्टर अ टाइम ऑफ 2 सेकंड। सपोज 2 सेकंड के बाद यहां पहुंचती है, यहां पर टाइम है 0 सेकंड्स, फिर यहां पर हो गया टाइम 2 सेकंड्स, फिर अगले 2 सेकंड में यहां पहुंचती है, मींस इट इज कवरिंग अगेन 5 मीटर इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स, तो यहां टाइम हो जाएगा 4 सेकंड्स, एंड देन नेक्स्ट 5 मीटर्स इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स, यहां टाइम हो जाएगा 6 सेकंड एंड सो ऑन। अगले 5 मीटर भी वो अगले 2 सेकंड में ही कवर करती है, डिस्टेंस 20 मीटर हो जाता है और टाइम 8 सेकंड्स हो जाता है। ओके, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर्स, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर्स, 5 meters, again 5 meters and again 5 meters in equal time interval of 2 seconds. These time intervals 0 से 2, 2 seconds, then 2 से 4, again 2 seconds, 4 to 6, again 2 seconds, और लास्ट वाला टाइम इंटरवल भी 8 minus 6, 2 seconds है, in time interval of 2 seconds each. So it is covering equal distances in equal time intervals. इसका मतलब ये होता है, okay, on a straight path the path is straight, ठीक है, on a straight path, then the motion of the object is said to be uniform motion. फिर आप इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन को अप्लाई करना है कहीं पर, ठीक। अब आप देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, आप चेक करो। जब ये कार ए पर पहुंचेगी तो 2 सेकंड्स हो चुके हैं, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, ठीक है। तो क्या आप मेरे को O से A तक की स्पीड बता सकते हो? डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर, टाइम टेकन 2 सेकंड्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड, 5/2 स्पीड इज, स्पीड यहां लिखते चलो, स्पीड इज, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, स्पीड इज 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड। इस वाले पार्ट की स्पीड भी 2.5 मीटर पर सेकंड, अगेन 5/2, इस पार्ट की स्पीड भी कितनी आ रही है 2.5 मीटर पर सेकंड, और इस पार्ट की स्पीड भी 2.5 मीटर पर सेकंड आ रही है। इट मींस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग ही यही है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलता रहेगा तो 5/2 5/2 5/2 5/2 स्पीड कांस्टेंट आती रहेगी। ओके, सो स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन स्पीड इज कांस्टेंट, एंड बिकॉज़ द पाथ इज स्ट्रेट, A जा रहा है, B जा रहा है, then C then D, ओके, द पाथ इज स्ट्रेट, तो इट मींस इट इज हैविंग कांस्टेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। आप स्ट्रेट पाथ को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, ओके। इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे आप, तो वी कैन से, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं, देखो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क है, इसको आप ऐसा समझो। सपोज मैं आपसे बोलूं कि at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, a boy is moving with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर on a bike, ठीक है, तो ये स्पीड है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि he is moving at 60 किलोमीटर पर आवर, at 60 किलोमीटर पर आवर towards north, the boy is moving on a bike at
at a rate of 60 km/h towards north. It means speed के साथ डायरेक्शन आ गया है. Now this is velocity. अब ये velocity है. अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाता है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो आ ही गया, ये मैग्नीट्यूड ये रहा प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन ये रहा. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हो गया. ठीक है, तो यहां पर भी यही हो रहा है. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी आपने अगर जोड़ दिया तो दोनों को कंबाइन करके आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी. और स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है. इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट. या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. वेलोसिटी नहीं बदल रही है. ओके, मींस जब ये कार मूव कर रही है फ्रॉम O टू A देन टू B देन टू C एंड देन फाइनली टू D, तो ना तो उसकी स्पीड चेंज हुई ना डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. क्या है डेफिनेशन एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. इज वेलोसिटी चेंजिंग? नो, इट इज नॉट चेंजिंग. मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो. तो अगर ये न्यूमरेटर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? जीरो. इट मींस इस कार का एक्सेलरेशन व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो इस कार का एक्सेलरेशन जीरो है. ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज जीरो. अब एक स्टेप और आगे चलते हैं. अभी आपको याद होगा व्हाट्स द फार्मूला फॉर फोर्स? 9th 10th क्लास में पढ़ा है फार्मूला फोर्स का. फोर्स का फार्मूला होता है F is equals to ma. m is the mass of the object, मतलब mass of the car, and a is the acceleration of the object, मतलब acceleration of the car. And when acceleration of car is zero, तो mass into zero आंसर क्या आएगा? जीरो. और इस फोर्स का कंप्लीट नेम है एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाली फोर्स. ओके, so external force acting on this object, मतलब acting on this car which is in uniform motion, which is in uniform motion is zero. ठीक है, एक्सटर्नल एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगी. F एक्सटर्नल, EXT लिख दिया मैंने. एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगी. इतने सारे पॉइंट्स मिल गए मेरे को यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन से. इतने सारे ढेर सारे पॉइंट्स मिले हैं यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन से. ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से इसको. देखो, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन सेज कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ, दोनों पॉइंट्स आ गए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम का मतलब हो गया कि स्पीड कांस्टेंट है, फाइनल स्पीड कांस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस 5 5 5 5, इक्वल टाइम 2 2 2 2, जहां भी 5/2 करोगे वहीं स्पीड आ रही है 2.5. तो इट मींस स्पीड इज कांस्टेंट. और साथ में डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है? डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट. इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है वेलोसिटी, और ये दोनों है कांस्टेंट, तो इट मींस वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है. न्यूमरेटर में क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी, वही जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा. इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार व्हिच इज इन यूनिफॉर्म मोशन इज जीरो. ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला होता है F = ma, तो उसके ऊपर बाहर से फोर्स भी कोई नहीं लग रही, वो भी जीरो है. ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कार इज जीरो. ये इसका मतलब हो गया. ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपसे अगर कोई बताए, आपसे अगर कोई बोले कि एक कार मोशन में है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो बताओ कौन सा टाइप ऑफ मोशन होगा? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? कौन सा टाइप ऑफ मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन. एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई आपसे बोले कि ए कार इज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई कार मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा. ओके, इसी तरीके से ये भी कहा जा सकता है अ कार इज इन मोशन बट द एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मींस यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, और बाकी तो डेफिनेशन है ही. A car is in motion such that its speed is constant and its direction is constant, तो uniform motion.
ठीक है, किसी भी पॉइंट को लेकर यूनिफॉर्म मोशन आपसे पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड विद ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कितने पॉइंट्स हैं? 1, ये तो डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन फर्स्ट वन, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी मेथड से आपसे क्वेश्चन क्रिएट करेगा टीचर, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सब कुछ यहां आपके सामने बोर्ड पर है। यू मे कॉपी ऑल दिस स्टफ इन योर नोटबुक एंड प्रिपेयर योर नोट्स। ओके, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में जो चीजें हमने अभी सीखी हैं उनको अगर हम यहां पर समाप्त कर दें तो वो ये है कि यूनिफॉर्म मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट करेगा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट सीखा है कि उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, और थर्ड पॉइंट जो हमने यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है, इट इज पॉसिबल ओनली ऑन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट लाइन मोशन है ये सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर ही पॉसिबल है। डेफिनेशन खुद कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो ये स्ट्रेट लाइन पर ही होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है या कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है, इट मींस वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की खुद डेफिनेशन स्ट्रेट पाथ टर्म को इंक्लूड करती है। ओके, रिमेंबर दिस। सो ये पॉइंट्स यूनिफॉर्म मोशन के याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, these are the very important points for uniform motion, याद रखिएगा। now non uniform motion, what is non uniform motion? बेटा जो दो पॉइंट आपने यूनिफॉर्म मोशन के बोले थे, दो पॉइंट्स क्या थे? नंबर 1 इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नंबर 2 स्ट्रेट पाथ। अगर उन दोनों पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट इनवैलिड हो गया तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। ओके, so the definition for non-uniform motion is if an object covers unequal distance in equal interval of time, ठीक है, or it moves on a curved path, then the motion of the object is said to be non-uniform motion। ठीक है, if an object covers either unequal distances in equal interval of time, मतलब उसके equal distances नहीं रहेंगे यार, या तो वो unequal distances चल रहा हो equal interval of time में, या फिर उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ना रहा हो, उसका पाथ कर्व्ड हो गया, वो टर्न ले रहा हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो जो दो पॉइंट्स यहां पर आ रहे हैं, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो दो पॉइंट्स यहां पर आए हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में, वो है आइदर फर्स्ट वन इज unequal distance in equal time intervals, और सेकेंड वाला पॉइंट है और it moves on a curved path। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ दिस टू पार्ट्स? इन दोनों का मीनिंग क्या होगा समझ लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का मीनिंग देखते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम कैसे चलेगा। सपोज मेरे पास तो स्ट्रेट रोड है, ये वाला मोशन तो स्ट्रेट पाथ पे होता है ना, मेरे पास अब भी स्ट्रेट रोड ही है, और मैं देखूंगा कि स्ट्रेट रोड पर फर्स्ट पॉइंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, देखो जो पॉइंट्स हैं O, A, देन B, देन C तक लिखते हैं इसका। These points were at a gap of 5 meters each। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस है अभी 0 मीटर, यहां 5 मीटर, यहां 10 और यहां 15। अब इनको क्या कर देना है? अनइक्वल डिस्टेंसेस कर देना है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, सपोज द पॉइंट्स आर O, ये इनिशियल पॉइंट है O, दूसरा पॉइंट है A, तीसरा पॉइंट है B, देन C। ओके, और इन पॉइंट्स के बीच में जो गैप, यहां पर तो 0 मीटर होगा। A पॉइंट फॉर एग्जांपल, द पॉइंट A इज 5 मीटर अवे, B पॉइंट
और ए पॉइंट के बीच में 2 मीटर का ही गैप है, 2 मीटर्स गैप, तो 5 + 2 7 मीटर, और इन दोनों के बीच में 6 मीटर का गैप है, तो 7 + 6 13 मीटर। ठीक है, एक कार जैसे पहले मूव कर रही थी, ऐसे ओ से स्टार्ट करती है, वो ओ से पहुंचेगी ए बी देन सी ऑन अ स्ट्रेट पाथ, पाथ कभी भी स्ट्रेट है। ओके, दिस इज स्ट्रेट पाथ, याद रखिएगा, दिस इज स्ट्रेट पाथ। सो जो कार मूव करेगी, सपोज वो हर एक पार्ट को 2 सेकंड्स में कवर अप करती है। यहां पर टाइम है 0 सेकंड्स, यहां हो जाता है 2 सेकंड्स, देन 4 सेकंड्स, देन 6 सेकंड्स। अब आप ध्यान से देखो, इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 7 और 6 13, 6 मीटर्स। इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस, कभी 5, कभी 2, कभी 6, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल क्या है? यहां पर भी 2 सेकंड्स, यहां पर भी 2 सेकंड्स, यहां पर भी 2 सेकंड्स। सो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, चाहे वो भले ही स्ट्रेट पाथ करो, बट इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा। दिस मोशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? बिकॉज़ इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप हर पार्ट की स्पीड कैलकुलेट करोगे, 5/2 स्पीड इज 2.5 मीटर पर सेकंड। ओके, देन 2/2 स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड, देन अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम 6/2 स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड। नाउ चेक, स्पीड इज डिफरेंट फॉर ईच पार्ट, मतलब स्पीड इज चेंजिंग, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है स्पीड इज चेंजिंग, फर्स्ट पॉइंट का मतलब है स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड वेरी करेगा, फर्स्ट पॉइंट का मतलब। ओके, वेरी करेगा, ये है फर्स्ट पॉइंट का मतलब। सो इसकी स्पीड चेंज कर रही है जैसे जैसे ये ओ से ए बी और फिर फाइनली सी तक पहुंचती है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर रही है रेगुलरली, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, भले ही वो स्ट्रेट पाथ हो। ठीक, तो अगर स्पीड चेंज कर रही है तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी इज चेंजिंग। इफ स्पीड इज चेंजिंग इट मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो चेंज कर रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है यहां पर, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट का एग्जांपल हम लेंगे इस तरह से कि वो कर्व्ड पाथ पर है। बेटा वो कर्व्ड पाथ पर अगर होगा ना, सपोज ऐसे कर्व्ड पाथ पर है, भले ही वो इक्वल डिस्टेंसेस जा रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर बार 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इन 2 सेकंड्स इन 2 सेकंड्स इन 2 सेकंड्स, बट सिंस द पाथ इज कर्व्ड, क्योंकि पाथ कर्व्ड है तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो क्योंकि इट इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, तो सेकंड पॉइंट का मीनिंग क्या है? सेकंड पॉइंट का मीनिंग ये है कि डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन इज आल्सो वेरी। ओके, और अगर डायरेक्शन वेरी कर रहा है, वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, वेलोसिटी तो बदलेगी, बदलेगी मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, आइदर फर्स्ट पॉइंट इज हैपनिंग और सेकंड पॉइंट इज हैपनिंग, या तो ऐसा मोशन हो रहा हो या ऐसा मोशन हो रहा हो, दोनों ही केसेस में वेलोसिटी इज चेंजिंग, दोनों ही केसेस में वेलोसिटी इज चेंजिंग। ओके, दो इन दिस केस स्पीड में भी कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज़ डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, और वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूड होता है। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज हो जाती है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का मतलब भी यही है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग मींस वेदर we are examining the first point or we are examining the second point, both the point means velocity is changing, दोनों ही पॉइंट का मतलब है velocity is changing। और अगर velocity चेंज करेगा तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन सेज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो आपने लास्ट लेक्चर में सीखा है एक्सेलरेशन के लिए। चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब अगर न्यूमरेटर जीरो नहीं है तो आंसर ए का जीरो क्यों आएगा? टाइम तो हमेशा रहता है, ठीक है, टाइम तो चलता रहता है हमेशा, टाइम इज देयर। तो नॉन जीरो क्वांटिटी अगर ऊपर है तो एक्सेलरेशन का आंसर भी जीरो नहीं आएगा, वो भी नॉन जीरो होगा।
एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, याद रखिएगा। ओके, एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि इसका एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपके पास देयर आर वेरियस पॉइंट्स टू स्पेसिफाई द मोशन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन है मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी इज चेंजिंग तो इट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या फिर डेफिनेशन पर आ जाओ, आइदर द पाथ इज कर्व्ड और इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो जो दो पॉइंट्स यूनिफॉर्म मोशन में कवर किए थे उन दोनों पॉइंट्स में से अगर एक भी इनवैलिड हो गया तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ओके, ये हमारा हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका डेफिनेशन के साथ हमने एग्जांपल्स भी दोनों तरह के देख लिए इन दोनों पार्ट्स के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप कॉपी कर लें एक बार, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अलग कॉपी करें। ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चार्ट। यहां पर एक चार्ट के लिए स्पेस छोड़े हैं और अगर नहीं छोड़ पाए तो चार्ट को आप बाद में दोबारा भी कॉपी कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, जैसा कर रहे हो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस को बट कॉपी कर लें, प्रिपेयर योर नोट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सीखा है उसको हम यहां पर समाप्त कर देते हैं। जो हमने सीखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरी करता है। ओके, वेलोसिटी वेरी करता है, वेरी करता है तो चेंज करता है, कैन राइट चेंज, वेलोसिटी चेंजेस। फर्स्ट पॉइंट, वहां पर फर्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां पर वेलोसिटी चेंज करता रहता है। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। वहां एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट है वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही होता है, इट इज पॉसिबल ऑन स्ट्रेट लाइन ओनली। यहां पर थर्ड पॉइंट है कि इट कैन बी ऑन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन पर भी हो सकता है और वो कर्व्ड पाथ पर भी हो सकता है, वो कर्व्ड पाथ पर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। इट कैन बी ऑन स्ट्रेट पाथ एज वेल एज ऑन कर्व्ड पाथ। ठीक, ये अभी तक हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी दो टाइप्स होते हैं, वो देखने होंगे हमको यहां पर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, उसके दो टाइप्स क्या हैं? उसके दो टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज यहां नहीं रखते, यहां से लेते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली accelerated motion, and the second one is non-uniformly accelerated motion. These are the two types of non-uniform motion. देखो दोनों ही टाइप्स में वर्ड एक्सेलरेशन आ रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहां पर है वर्ड यूनिफॉर्म, वहां है नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? ठीक है बेटा, जहां भी यूनिफॉर्म लग जाए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट रहेगा? यूनिफॉर्म वर्ड के बाद जो चीज लिखी है वो कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म के बाद क्या लिखा है? एक्सेलरेशन। तो इट मींस ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और अगर ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, लगातार बदलता रहता है, उसको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। Okay, so we can write definition as the non-uniform motion in which acceleration of the
object remains constant is known as uniformly accelerated motion and this can happen only on a straight path. अभी बताएंगे क्यों. And the non-uniform motion in which acceleration of the object changes continuously is known as non-uniformly accelerated motion. Okay? अब देखो ये स्ट्रेट लाइन पर ही क्यों होगा. ये नॉन-यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके का है ना, स्ट्रेट लाइन पर भी हो सकता है, कर्व पाथ पर भी हो सकता है. ये स्ट्रेट लाइन पर ही होगा, ये कर्व पर कभी नहीं हो सकता. ओके, ऐसा क्यों? देखो अभी आपको इतना तो समझ आ रहा है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. देखो एक्सेलरेशन जीरो भी नहीं है लेकिन जितना है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो बट उसकी वैल्यू जो भी है 1 2 3 4 जो भी उसकी वैल्यू है वो वहीं रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. नाउ एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. टेल मी व्हाट. एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है ना. आपने पिछले लेक्चर में सीखा है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी मींस इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, उसके पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब आप देखो हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी तो रहेगा जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे. तभी तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. बिकॉज एक्सेलरेशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. और उसको अगर कांस्टेंट रखना है तो उसकी दोनों चीजों को ही तो कांस्टेंट रखना होगा. सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को ही कांस्टेंट रहना पड़ेगा. याद रखिएगा इस चीज को. इफ एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इज कांस्टेंट देन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट. ओके, और डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये तो आप अब तक इस लेक्चर में समझ ही चुके होंगे. डायरेक्शन कांस्टेंट तभी रहता है जब चीजें स्ट्रेट लाइन पर मूव करती हैं. ठीक है ना, डायरेक्शन तभी कांस्टेंट रह सकता है जब चीजें स्ट्रेट लाइन पर मूव करती हैं. तो अगर इसका डायरेक्शन कांस्टेंट रखना है तो यहां पर ऑब्जेक्ट को या उस कार को जो हमने एग्जांपल में ली थी स्ट्रेट लाइन पर ही रहना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन पर ही पॉसिबल है. ठीक है, possible only on straight path. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन पर ही क्यों होता है. उसका आंसर आप ये लिखेंगे बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. इट इज बिकॉज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी means its direction is constant, so direction can remain constant only when the object is moving on a straight path. Done. ठीक है, ये हुआ हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ये सब कुछ आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सीखा. ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव डन. ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन वेरी कर सके उसको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. और वो दोनों तरीके से हो सकता है, स्ट्रेट पाथ पर भी वेरी कर सकता है और कर्व्ड पाथ पर तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा ही करेगा. क्यों? क्योंकि कर्व्ड पाथ का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज चेंजिंग और डायरेक्शन चेंजिंग तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग. ठीक है, तो ये वाला मोशन दोनों तरह से हो सकता है, स्ट्रेट पाथ पर भी हो सकता है और कर्व्ड पाथ पर भी हो सकता है. तो यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन वेरिंग कंटिन्यूअसली, वो कभी एक वैल्यू पर नहीं रुकेगा. एक्सेलरेशन कभी 5 तो कभी 6 कभी 3 कभी 1 कभी 0 कभी -1. अगर 0 भी आ जाए मे बी पॉसिबल 0 आ जाए लेकिन 0 पे रुकेगा नहीं. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज वेरिंग कंटिन्यूअसली. और अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो इट कैन हैपन इन टू वेज. It can happen on straight path as well as it can be possible on curved path. ये straight path पर भी हो सकता है और ये curved path पर भी हो सकता है. ठीक है,
दोनों जगह हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इतना ही करेंगे अभी हम, ये वाला मोशन हमारा सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो पार्ट्स हैं, दोनों मैंने आपके सामने कर दिए हैं, ठीक है। इनको भी आप एक बार कॉपी कर लें विद देयर डेफिनेशंस। फिर थोड़ा सा अभी आगे बाकी है, उसको कंक्लूड करके आज का लेक्चर भी कंक्लूड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सब हमारा मोशन का टाइप्स ऑफ मोशन के साथ पूरा एक टेबल हो गया है, चार्ट हो गया है, ठीक है। मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में स्ट्रेट पाथ पर जा रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहां पर या तो अनइक्वल डिस्टेंसेस जा रहे हो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, या तो अनइक्वल डिस्टेंसेस जा रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर मोशन कर्व पाथ पर हो रहा हो, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जिसमें एक्सेलरेशन जो भी है वो कांस्टेंट बना रहे, इट इज पॉसिबल ऑन स्ट्रेट लाइन ओनली, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, इट इज पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन एज वेल एज ऑन कर्व्ड पाथ। ओके, आपको याद होगा 9th 10th क्लास में जब आप मोशन का चैप्टर पढ़ते थे तो हमारे पास तीन इक्वेशंस के सेट होते थे और उनको हम बोलते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टूडेंट्स को वो इक्वेशंस याद भी होंगे। v = u + at फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + half at square सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड v² - u² = 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन इनमें से किस टाइप्स ऑफ मोशन के लिए थी? वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती थी, याद रखिएगा। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन इस वाले मोशन के लिए होती थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक। तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यहां लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v = u + at, second equation of motion is s = ut + half at square, and third equation of motion is v² - u² = 2as। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी, these three equations of motion, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में थी, मतलब उस मोशन में जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। देखो तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन आता है, इन तीनों ही इक्वेशंस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। ये बातें आपको 9th क्लास में जब आपने मोशन पढ़ा था तब नहीं पता थी, जब आप सिर्फ पढ़ते थे। अब आप चीजों को समझते भी हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इज वेरी इजी इफ यू आर फॉलोइंग द राइट टेक्निक टू स्टडी। यस, सो ए कांस्टेंट है तीनों इक्वेशंस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव भी करेंगे, इनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है और ये क्वेश्चन बहुत आता है हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में क्लास 11th में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले अभी कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर सम अप करके आज की क्लास का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। ये आप इक्वेशंस ऑफ मोशन भी इसमें ऐड कर लें, एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये पूरा टेबल यहां पर प्रिपेयर कर दिया है। इस टेबल को भी आपने नोट्स में ऐड कर ले, बिकॉज टेबुलर फॉर्म में जो स्टडी होती है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को आसान बना देती है समझने के लिए, ठीक है। सो इस टेबल को भी आपने नोट्स में ऐड करें जरूर। सो स्टूडेंट्स, आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करके ये टेबल कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे। और आज के लेक्चर में जो हमने चीजें सीखी हैं वो है टाइप्स ऑफ मोशन, और टाइप्स ऑफ मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आज आपको बताए। ये कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए आज की क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस क्लास को बिल्कुल भी आप लाइटली ना लें, एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लें, ठीक है। सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।